नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के दिन बाजार में अब गिरावट जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई है और उस पॉलिसी के बाद से बाजार में गिरावट, बाजार में दबाव काफ़ी तेज़ी के साथ देखने को मिला। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन अभी भी 130 अंक नीचे निफ्टी 21,800 का लेवल देखने को मिल रहा है। 22,009 पे खुला, 22,011 का आज का इंट्राडे हाई रहा और जो इंट्राडे लो बना है वो 21,709 का है और वहाँ से करीब करीब 100 अंकों की रिकवरी जो है अब देखने को मिल रही है। लेकिन दबाव बाजार में इस समय बना हुआ है। अगर हम देखें कि कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, प्राइवेट बैंक, वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और कई सारे बैंकों में हमने देखा कि दबाव देखने को मिल रहा है और एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से दबाव में कामकाज करता हुआ, लेकिन रिकवरी है। हम देख रहे हैं कि मीडिया शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, खासतौर से एसबीआई, वहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और पीएसयू सेक्टर की थीम जो है वही चलती हुई दिखाई दे रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हमने देखा कि पीएसयू सेक्टर को लेकर के काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत की गई और वहां पर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। अब बात यही कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहां खरीदारी करें, कहां बिकवाली करें, किस तरीके से बाजार में अपनी रणनीति बनाएं, इसी पर 1 घंटे बातचीत करेंगे। और खबरों वाले शेयरों में क्या करना चाहिए बताएंगे बजेंगे स्टॉक्स में। वाह क्या आईपीओ होगा 1:45 बजे और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेश पलविया जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत दिन से हमारे दर्शक चाह रहे थे कि राजेश जी को बुलाया जाए, लेकिन आप व्यस्त काफ़ी रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। गुड आफ्टरनून विपुल जी। और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आ, बिल्कुल हम इन्वेस्टर के सारे सवालों के बिल्कुल यहाँ जवाब देंगे और उन्हें जी मदद करेंगे किस तरीके से इन्वेस्टिंग को और बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल सर। और सबसे पहले सर आपसे पहला प्रश्न होगा जो वो बाजार को लेकर के ही होगा। कैसे देख रहे हैं सर इस समय के बाजार को, क्योंकि बाजार ऊपरी स्तरों से टिक नहीं रहा है लेकिन ठीक से टूट भी नहीं रहा है। निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, ऊपरी स्तरों पे बिकवाली आ जा रही है। तो क्या मान के चले अभी कुछ समय तक ऐसे ही बाजार एक दायरे में ही कामकाज करता रहेगा? तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स है इनकी बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। जरूर वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें मार्केट की तो जिस तरीके से फ्लो है यहाँ पे, इनफ्लो है इन्वेस्टमेंट का, वो क्लियरली दिखाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी नहीं है मार्केट में। और हम यहाँ देख रहे हैं सेक्टर रोटेशन यहाँ पे मार्केट में होते हुए दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट अभी भी यहाँ पे बुलिश ही साइन कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है निफ्टी जरूर थोड़े कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन होते हुए दिखे, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के जब भी आसपास पहुंचते हैं तो इस तरीके के ट्रेड्स यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखते हैं। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनता है और थोड़ा सा प्राइवेट बैंकों का जो दबाव है जिसके चलते मार्केट में अभी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखें तो अर्निंग सीजन भी चल रहा है, काफी कुछ इम्पैक्ट रिजल्ट्स का भी यहाँ पे मार्केट पे पड़ते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा मार्केट कॉशियस रहता है जब भी इस तरीके के इवेंट होते हैं, रिजल्ट्स आने होते हैं, तो मार्केट थोड़ा कॉशियस होता है और थोड़ी सी पोजीशंस लाइट होती है। बट अगर आप देखें तो आज ही डेटा रिलीज हुए जिसमें देखने को मिल रहा है क्लियरली कि 18,000 करोड़ से ऊपर के मंथली एसआईपी के इनफ्लोज आते हुए दिखे, जो क्लियर दिखाता है कि मार्केट में एक जो कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, इक्विटी मार्केट की तरफ रुझान बढ़ते हुए दिख रहा है। ये दौर अभी हमें लगता है तेजी का कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसा कोई घबराहट वाला कोई भी यहाँ पे साइन नहीं है। अगर मार्केट कोई करेक्शन देता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। लेवल की आज की बात करें तो आज निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी उसके चलते भी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आज का जो 21,800 था, जहाँ पे मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था, उसको आज मार्केट ने पोस्ट आरबीआई पॉलिसी वो तोड़ा है। तो हमें लगता है 21,800 के अगर नीचे रहती है निफ्टी स्पॉट तो थोड़ा दबाव हो सकता है कि टूवर्ड्स डे एंड और बढ़ता हुआ दिखे, हो सकता है हम फिसलते हुए दिखे टूवर्ड्स 21,700 की तरफ, जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया आज के सेशन के लिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जरूर आज वापस अटेम्प्ट किया था 46,000 को क्रॉस करने का, लेकिन वो अटेम्प्ट वापस फेल होते हुए दिखा। पोस्ट आरबीआई पॉलिसी हमने देखा वापस दबाव बना।
तो 46,000 पे ही मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा बैंक निफ्टी में भी सेटअप। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है बैंक निफ्टी स्पॉट का वो है करीब 45,400 45,200 के आसपास। अगर 45,200 टूटते तो थोड़ी सी घबराहट रहेगी बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे भी दो खेमे में बटा हुआ है बैंकिंग सेक्टर। प्राइवेट में दबाव है लेकिन पीएसयू बैंक काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। तो एज सच ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बुलिश साइड में ही है। प्राइवेट बैंकों की दूसरी दिक्कत है जिसके चलते वो दबाव बना है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। एज सच यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आपका है तो वहाँ पर अभी भी जो है सकारात्मक रुझान ही चार्ट्स पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न जो है यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आ गए राजेश जी की तस्वीर को देख करके, और लगातार दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जरा नैन्सी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नैन्सी जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते गुड नैन्सी जी, आफ्टरनून। कहाँ से बोल रही हैं आप? दिल्ली से सर। दिल्ली से बोल रही हैं। कैसे लग रहे हैं आपको मनी नाइन का कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अप्रोक्स 10 15 दिन से देख रही हूँ। अब मेरे डेली का हो गया। मैं डेली ही मनी नाइन के वीडियोस देख रही हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत 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 धन्यवाद। इंफॉर्मेटिव है वीडियो सर। बहुत हेल्प हो रहा है इससे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे दर्शकों की जो ये जो शब्द होते हैं वही हमारी ताकत है, वही ऊर्जा देते हैं। आज बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं? सर मेरा क्वेश्चन आईएक्स से रिलेटेड है। मेरे जी। पास 95 शेयर हैं एट 221 प्राइस। 221 के प्राइस पे 95 शेयर्स लिए थे, तो अभी वो लॉस में है। तो कब लिए शुड थे आई आपने मैम? होल्ड द? मैंने 2021 में लिए थे आफ्टर कोविड, अच्छा जब अच्छा। बहुत पीक पे चल रहे थे। तो अभी वो लॉस में है, तो शुड आई होल्ड? और मैं 6 से 12 महीने तक और होल्ड करूं तो इसमें प्रॉफिट के चांसेस हैं या फिर मुझे ये शेयर सेल कर देना चाहिए? मैम असल में यहाँ पर जब दो तीन बड़ी खबरें डेवलपमेंट हुए और उसके बाद से शेयर में दबाव देखने को मिला। पहले इस तरह की बातें सरकार की तरफ से आई कि शायद सरकार एक और इस तरह का एक एक्सचेंज की तैयारी कर रही ताकि मोनोपोली ना रहे। उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ली। बीच बीच में यहाँ पर कुछ एक रिकवरी आई, लेकिन आपकी खरीद से निश्चित रूप से काफ़ी दूरी यहाँ पर बनी हुई है और रिकवरी कब तक आएगी कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। 221 की आपकी खरीद है, लेकिन हाँ कब निकलना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये जरा हम जरूर राजेश जी से जानना चाहेंगे। राजेश सर, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? शेयर में काफ़ी दबाव देखने को मिला है, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया और इस शेयर ने पिछले एक महीने में 9%, पिछले 6 महीने में 9% का दबाव देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में करीब 12-13% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी राय क्या रहेगी सर? अब आईएक्स में क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि लोग परेशान हो गए होल्ड करके, इनको भी 2 साल हो गए। तो बिल्कुल देखिए, ये एकमात्र ऐसा स्टॉक रहा पावर से रिलेटेड सेगमेंट में जो कि अभी भी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। दिक्कत वहीं से बनी थी जब नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि इसकी जो मोनोपोली थी उस पे एक प्रॉफिटेबिलिटी पे एक हिट के जो संकेत बने थे, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टरों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी, जिसके चलते स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ समय से देखा है। अभी भी रिकवरी में भी स्टॉक में देखें तो अभी भी सप्लाई बना हुआ है। अगर देखें तो इसके जो मेजर सप्लाई जोन बने हुए करीब 175 180 के जोन में। तो यहाँ पे देखिए अभी भी अंडर परफॉर्मेंस तो रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। अगर आपके पास समय है आप इसमें समय दे सकते हैं। अगले 1 2 साल अगर आप और वेट करें, 1 साल तो एटलीस्ट हमें लगता है कि और वेट करें तो जाके आपके रेट्स वापस आते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है कि अगर आप उतना समय दे सकते हैं तो बने रह सकते हैं क्योंकि स्टॉक में एज सच कोई दिक्कत, ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दिक्कत बनी थी वो ये था कि एक वैल्यूएशन का यहाँ पे जो कंसर्न था उसके चलते इसमें दबाव बना है। जैसे जैसे ये टाइम निकलेगा हमें लगता है यहाँ पे रिकवरी बनेगी। 175 इसके लिए इमीडिएट लेवल हमें लगता है आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में ऊपर में देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो करीब 120 के आसपास है। अगर ये 120 के ऊपर बना रहता है तो एक प्रोबेबिलिटी कि 175 तक की अपसाइड तो जरूर आते हुए दिख सकती है। वहां पे आप जरूर इसको रिव्यू करें या एग्जिट करें। और अगर चाहिए तो आप इसमें से दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं जो कि पावर से रिलेटेड है या जो दूसरे सेक्टर यहाँ पे अच्छे मोमेंटम में वहां अपना इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करें। तो ये रियाय आपके लिए मैम फिलहाल निकल आती हुई। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। विवेक कुमार सक्सेना जी हैं और इनका प्रश्न है एचडीएफसी बैंक को लेकर के, जिसके नतीजों ने के बाद बाजार में
बाजार को भी हिला दिया था। कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर हैं जो कि मैंने 1452 रुपये के हिसाब से खरीदे हुए हैं, मैं उनको अब रखूं या फिर बेच दूं। अब नज़रिया इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया है कि आखिर में कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। आज भी एचडीएफसी बैंक में दबाव है 1.25% के आसपास का, 1411 का लेवल देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि बड़ा नुकसान इनको यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान में है। 1452 पे इन्होंने लिए हुए हैं सर। पिछले अगर हम बात करें 1 महीने के अंदर तो करीब 15% के आसपास की गिरावट इस शेयर में आ चुकी है और नतीजों के बाद से बुरी तरीके से टूटा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाने की सलाह देंगे आप? देखिए विपुल जी, इनका टाइम होराइजन तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक अगर लिया है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर लिया है तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। ये क्वालिटी बैंक है, जरूर कुछ दिक्कतों के चलते जरूर दबाव बना है स्टॉक में, लेकिन ये परमानेंट फीचर नहीं है, ये टेम्पररी है। हो सकता है कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस रहे यहाँ पे, तो आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि सूनर और लेटर ये वापस से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, और ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और काफी वेल्थ यहाँ पे क्रिएट करके दी है स्टॉक ने। कोई भी ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं है स्टॉक में। एक टेम्पररी ये फेज है स्टॉक का जहाँ पे नहीं चलते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है अगर निवेश के लिए लिया है तो बिल्कुल बने रहे, और हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न इन्हें लॉन्ग टर्म के बेसिस पे तो बिल्कुल बनते हुए दिखेंगे। और आपको इसी तरीके के बाजार में, इसी तरीके के न्यूज फ्लो के चलते अच्छे क्वालिटी स्टॉक इसी तरीके से करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बाय करने के लिए डिप में। तो मुझे लगता है कि बने रहे, अगर निवेश के लिए लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया था तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, वो होगा 1380 के आसपास का, अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे समय के लिए लिया है और कुछ ट्रेडिंग के मुनाफे के लिए, क्योंकि वो अगर टूटता है 1380 तो थोड़ा सा और सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा, और हो सकता है थोड़े लोअर साइड के प्राइस भी बनते हुए दिखे एचडीएफसी बैंक में। बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अगर आपने बाई किया है। ठीक है, लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहिए सर, रखे रहिए। ठीक है, एक क्वार्टर के नतीजे खराब रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है नतीजों में थोड़ा सा सुधार देखने को मिले। चलिए जरा मनमीत सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। मनमीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। अच्छा, चेन्नई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं चेन्नई में आप? जी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वैसे अच्छा, बिलोंग में यूपी से करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और आजकल बहुत कम लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और आप सरकारी नौकरी में हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मतलब उससे सुरक्षा की भावना जो है, इनसिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? जी मैंने अशोक लेलैंड बाई किया है डिप्स में लेते लेते अगस्त से 179 पे है मेरा एवरेज। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ये अभी क्या किया जाए, इसको होल्ड करें कि सेल ऑफ करें, क्योंकि अभी रिजल्ट भी आया उसमें भी जो है डिप मतलब गिर रहा है स्टॉक, उसके बाद भी 6 महीने तक मेरा टारगेट है, 6 महीने का नजरिया है। 6 महीने का नज़रिया है। 179 के भाव पे आपने लिए हुए हैं सर। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जब भी हमारी उनसे बात होती है अशोक लेलैंड को लेकर के, तो ज़्यादातर लोगों का रुख जो है वो सकारात्मक रहता है। लेकिन हाँ, शेयर नहीं चल रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से बाकी बाजार के अंदर या बाकी ऑटो शेयरों में जैसी रैली रही है, उस तरीके की रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। पिछले 1 महीने में करीब 1.25% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 4% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अब चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम जरा राजेश जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या किया जाए। अशोक लेलैंड सर, सब कुछ ठीक है, जिस सेक्टर में है कंपनी वो भी ठीक कर रहा है, कमर्शियल वाहन बनाती है कंपनी, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। क्या कुछ खामियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपकी राय क्या होगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हालांकि इनको नुकसान ज़्यादा नहीं है, अभी 2-3 रुपए का ही है। तो देखिए विपुल जी, इसमें देखें तो अशोक लीलैंड को अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी ऑटोमोबाइल कंपनी से, तो इसका बिहेवियर शुरू से ही अगर हम देखें तो एक स्लो मूवर, लो बीटा स्टॉक रहा है। इसमें बाकी दूसरे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की कंपेयर में मूवमेंट जो आते हैं वो काफी स्लो होते हैं, और काफी समय ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक रैली यहाँ पे बनते हुए दिखी है। सेम बिहेवियर हमने देखा अशोक लीलैंड में, एक रैली ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी थी जो कि स्टार्ट हुई थी मार्च 2023 में। 120 रुपए के आसपास से ये स्टॉक ने चलना चालू किया था और ऑलमोस्ट 190 तक की रैली बनी, और उसके बाद अब ये पिछले कुछ महीनों में साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अब इनका नजरिया 6 महीने का है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। स्टॉक अपने उनके परचेस प्राइस के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बने हुए वो करीब है 170 और 165 के आसपास। जब तक ये लेवल बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी। अब इसमें तेजी या एक अच्छा रनअप कब बनेगा स्टॉक का, वो देखें तो करीब 184
ये लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और उसके ऊपर क्लोज होता है वीकली बेसिस पे, या वीकली क्लोज जब इसके 184 के ऊपर बनने लगेंगे, तो हमें लगता है इसमें एक अच्छा रनअप बनेगा, जो कि स्टॉक को फिर 205 210 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे हिसाब से 166 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। 6 महीने का नजरिया है, तो हमें लगता है 6 महीने में जरूर मार्केट भी हम अच्छा ही मान रख के चल रहे हैं कि अगले 6 महीने में मार्केट में भी तेजी रहेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ओवरऑल तेजी में बना हुआ है, तो यहाँ पे इन्हें मुनाफा बनते हुए दिख सकता है, तो बने रहना चाहिए स्टॉक। जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच राजू मैती जी का प्रश्न आया है। और राजू जी और उन तमाम दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि एक बार में अपने एक सवाल को 100 बार 50 बार मत भेजिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो छूट जाते हैं। तो एक बार आपने भेज दिया, 2 बार भेज दिया, अब जब भी समय मिलेगा आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग बैठे हुए हैं, तो अवश्य आपके प्रश्नों को चुना जाएगा। जियो फाइनेंस के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं। 289 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि अभी एवरेज करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एवरेज करें या फिर अभी मुझे वेट करना चाहिए। जियो फाइनेंस, हालांकि रिजल्ट्स जो आपकी आए वो तो उतने उत्साहजनक नहीं थे सर, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का सकारात्मक रुख है यहाँ पर, और उम्मीदें खासतौर से इन्वेस्टर की ये हैं कि ये शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अभी क्या करना चाहिए? 1.5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। 264 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 289 की इनकी खरीद है। अभी कुछ दिन पहले पेटीएम को लेकर के खबरें थी कि शायद इनके वॉलेट को कंपनी खरीद सकती है, हालांकि बाद में डिनायल आया और उसके बाद से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी सर जियो फाइनेंस को लेकर के? तो बिल्कुल, जो पेटीएम को लेके दिक्कतें हुई थी उसके चलते बहुत सारे निवेशकों ने, ट्रेडर्स ने काउंटर बैट लेके जियो फाइनेंस में अपनी पोजीशंस बनाई थी, और उसी के चलते एक अच्छा स्पाइक जो हमने देखा था जियो फाइनेंस में आते हुए दिखा। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए, तो बिल्कुल ये स्टॉक में आप एवरेज कर सकते हैं, और अगर कोई गिरावट और भी बढ़ती है तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल अब है वो करीब है 258 रुपए के। अगर ये उसके ऊपर रहेगा तो थोड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी हालांकि प्राइस 289 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट काफी ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन निवेश के हिसाब से लिया है तो बिल्कुल बने रहें, और एवरेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल ये स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बना रहना चाहिए। एक अच्छे प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, और जिस तरीके का बिजनेस मॉडल ये आगे के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है काफी स्कोप है वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमें लगता है जियो फाइनेंस बिल्कुल ये यहाँ पे एक अच्छा विकल्प रहेगा इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के जी। चलिए, तो लंबे अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। सर, अगर फ्रेश बाइंग के लिए कहाँ पे कोई लेवल आप बताना चाहेंगे जियो फाइनेंस को लेकर के, कि कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो और फ्रेश एंट्री करनी हो तो? तो देखिए, काफी समय से एक कंसोलिडेशन था स्टॉक में, जो कि करीब 245 के आसपास इसके ब्रेकआउट ऑलरेडी बने हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी डिप मिलती टुवर्ड्स 255, तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस आपके होंगे करीब 240 के। तो हमें लगता है ये रेंज 255 से लेके 245 एक अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो इसके आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए लंबी अवधि में। ठीक। तो ये फिलहाल नज़रिया जियो फाइनेंस को लेकर के निकल करके आता हुआ। अभिजीत पांजा जी कह रहे हैं, आफ्टरनून ग्रीटिंग विपुल जी, आई रेगुलरली फॉलो योर चैनल पोस्ट ऑफिस आवर, इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड मार्केट डायनेमिक्स, प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट डीसीबी बैंक। कह रहे हैं कि इसकी पी और बुक वैल्यू मुझे अच्छी लग रही है। अभी डीसीबी बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये खरीदना चाहते हैं या फिर पहले ही खरीद चुके हैं। अभी आज डीसीबी बैंक की बात करें तो जैसे सारे निजी क्षेत्र के बैंक गिरे हुए हैं, इसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ठीक ठाक करेक्शन रहा है इस शेयर के अंदर। एक महीने में 16-16.5% टूट चुका है। सर, क्या सलाह रहेगी? ठीक ठाक गिरावट के बाद क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? और अगर जिनके पास पहले से हों उनके लिए डीसीबी बैंक पे क्या सलाह रहेगी? तो ये चौथा कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक दिखाता है कि एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर जरूर यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक एक करेक्शन के दौर में है। हमें लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है डाउन साइड में। अगर उन्होंने नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट करना चाहिए। 125 120 की तरफ ये स्टॉक में हमें लगता है लोअर साइड के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि हायर साइड पे जो इसका मेजर सप्लाई जोन या चैलेंजिंग लेवल है
वो है करीब 142 144 के आसपास। जब तक ये 144 के लेवल को सरपास नहीं करेगा और उसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, थोड़ा दबाव जरूर रहेगा स्टॉक में। डाउन साइड में 125 120 के आसपास अगर ये आता है तो आप निवेश के लिए मुझे लगता है कि वो अच्छा एक लेवल होगा। वहां से जरूर एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि एक पुल बैक का ट्रेड दे, और 145 के बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे बनेगा, और प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 160 165 के आसपास थे उसको भी सरपास करते हुए दिखेगा। बट अभी थोड़ी सी दिक्कत नियर टर्म में लगती है, हमें लगता है थोड़ा प्रेशर और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ आकाशदीप जी जुड़ चुके हैं अगले दर्शक को बातचीत करने के लिए। विशाल, माफ़ कीजिएगा, विशाल जी जुड़ चुके हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विशाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आसाम से बोल रहा हूँ। असम से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए, मौसम कैसा है असम में इस समय? असम में अभी ठंडी है। अच्छा, ठंड मौसम वहाँ भी बहुत पड़ रही है। या। क्या करते हैं सर असम में आप? एक्चुअली मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ, आईटी में जॉब करता हूँ। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम के चलते आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? तो मेरा प्रश्न है साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक मैंने आज लिया है 400 क्वांटिटी 38 रुपए में, 38 रुपीज में। 38 रुपीज़ में लिया आपने। ये है कि 400 मतलब, क्वांटिटी लिया है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। 1 साल होल्ड कर, चलिए अच्छी और बात है। आगे लेना भी चाहता हूँ, अगर डिप मिले तो मैं और 600 क्वांटिटी लेना भी चाहता हूँ। तो मेरा एम 600 है 1000 क्वांटिटी लेना। हाँ, तो क्या लेकिन ये सही रहेगा क्या? अच्छा अच्छा, ये है कि शेयर में थोड़ी सी रैली आ चुकी है, उसके बाद आपने एंट्री ली है। लेकिन चूंकि नज़रिया आपका लंबी अवधि का है तो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या सलाह रहेगी। पिछले 1 महीने में 40% शेयर चल चुका है, तो अब इन लेवल्स पे कितने कंफर्टेबल होंगे? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या कुछ कह रहा है, वो तो अब राजेश जी बताएंगे। राजेश सर, साउथ इंडियन बैंक के शेयर ले रखे हैं और सभी पीएसयू बैंक्स में आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और शायद इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है। नज़रिया 1 साल का है, ये अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएट टारगेट यहाँ पर क्या इनके लिए निकल कर के आ रहे हैं, और ये भविष्य में और भी ऐड करना चाहते हैं अगर शेयर में को थोड़ी गिरावट आती है तो देखिए, इन्होंने जो स्टॉक बाय किया है बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद ही बाय किया है। अगर आप स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो 2018 जनवरी में जो स्विंग हाई बने थे उसका ब्रेकआउट यहाँ पे जो करीब था 34 रुपए 35 रुपए के आसपास, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका। तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट बना है, और हमें देखने को मिला है कि जिस तरीके से छोटे मझोले बैंकों में अभी हमने देखा है कि काफी पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स में भी इस तरीके के ब्रेकआउट एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनते हुए दिखे, तो ये क्लियरली दिखाता है कि एक बायर्स का रुझान अभी ये छोटे मझोले बैंकों की तरफ जरूर बनते हुए दिखा है। अब इन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये स्टॉक 35 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है मंथली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये 35 रुपए के ऊपर ही सस्टेन रहा तो इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकते हैं वो करीब 45 रुपए से 48 रुपए की तरफ ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बढ़ते हुए दिख सकता है। इन्हें अब 600 क्वांटिटी अगर ऐड करनी तो हमें लगता है अगर यहाँ से 1 या 2 रुपए का और डिप मिलता है तो वहां पे ऐड कर ले। स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि आपका नजरिया अगर 1 साल का है तो हमें लगता है क्योंकि काफी बड़े टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेकआउट फिजल आउट ना हो जाए, क्योंकि अदरवाइज आप देखें तो 5 साल के बाद जिन्होंने ये स्टॉक समझिए कि 2018 में लिया होगा 35 रुपए में, उनका भाव अब 5 साल बाद आया है। तो इस तरीके का वापस से सिनेरियो ना डेवलप हो जाए तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा, वो होगा करीब 32 रुपए के आसपास। अगर ये 32 रुपए के स्टॉप लॉस को नहीं तोड़ता है तो आप बने रहें, हो सकता है हमें आगे वाले महीनों में इसको 45 से 48 रुपए तक की तेजी बनते हुए दिख सकती है। जी। चलिए, और इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। और कल भी हमने एक जिस पर थंब लिया था उस पर बहुत ज़्यादा सवाल हैं, वो है इरिडा का शेयर। सुजाता जी कह रही हैं कि इरिडा और कितना गिरेगा, और कई लोगों ने खरीद रखे हैं, उस पर भी सवाल हैं। तो मैं चाहूँगा एक ही प्रश्न के उत्तर में जिनों के पास पहले से हैं, और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं, और जो लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि इरिडा में अभी और कितनी गिरावट हो सकती है। सर, हालांकि चार्ट्स तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, हाल की लिस्टिंग है, लेकिन क्या मूव देखने को मिला है शेयर के अंदर? और अब जिस तरीके से 2 दिन से जो है टूट रहा है शेयर, काफ़ी लोगों में पैनिक है, लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-60 में लिए, कुछ लोगों ने आईपीओ के भाव से भी रखे हुए हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी सीमित दायरे के चार्ट्स अवेलेबल हैं उस पर, उसके आधार पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो इरिडा के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, राय जानना चाहेंगे। जी, 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 जी,
तो देखिए विपुल जी, देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा इसका जो बिहेवियर था, इधर स्टॉक के अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे ही ट्रेड करते हुए दिखा था। बीच की एक्टिविटी इसमें अभी भी मिसिंग थी। हमें लगता है कि जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बुलिश है। लेकिन ये करेक्शन में लोअर सर्किट होता है तो काफी दिक्कत होती, काफी चिंता बनती कि हम इसमें एग्जिट लें या इसमें यहाँ पे पोजीशन ऐड करें। स्टॉक और 5% सर्किट लिमिट में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिल नहीं पाती है स्टॉक में। तो हमें लगता है अगर यहाँ पे डाउन साइड में अगर ये स्टॉक करेक्शन में 170 के नीचे नहीं फिसलता है तो ये स्टॉक में वापस से एक डाउन साइड में अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 170 तोड़ता है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, पर फर्दर और सप्लाई प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा। तो 170 75 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस करेक्शन का, वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे बाय करें। हायर साइड पे वापस कब चलेगा ये स्टॉक, तो हमें लगता है कि जब तक ये अब 205 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है देखने को मिले। 205 के लेवल को जब क्रॉस करेगा तो हो सकता है इसकी वापस अपवर्ड जर्नी चालू हो, और देन हमको फिर नेक्स्ट टारगेट इसके 230 240 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। जी, तो उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे दर्शक हैं जो कि इरिडा को लेकर के परेशान हैं, उनको इरिडा के ऊपर जो है स्पष्ट राय जो है वो राजेश जी की तरफ से मिल चुकी होगी। और इस बीच अपने सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हम कर दें। 650 से ज़्यादा लोग जो है वो इस समय लाइव पर हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, बाकी फेसबुक और ऐप पर और बाकी इंस्टाग्राम पर जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मनी 9 के परिवार को आप लोग लगातार बढ़ाते रहिए और भी ज़्यादा जो है लोगों के साथ जो है लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैंने एनबीसीसी का शेयर लिया हुआ है 127 के रेट से। 300 शेयर्स हैं मेरे पास। अच्छा, 127 के रेट पे 300 शेयर आपने लिए हुए हैं, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर, मैं 3 to 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे जो इसका है तो आगे बढ़ने के चांसेस है या फिर ये स्टेबल रहेगा? सर, काफ़ी ज़्यादा तो बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार मूव रहा है और कंपनी से पे बहुत सारी खबरें रही हैं, लेकिन अब यहाँ से कितना बढ़ पाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं। यहाँ पर 127 पे लिया हुआ है, 154.55 का भाव है, तो जो भी आपको 20-25 रुपये 30 रुपये मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए ये हम जरा पूछेंगे राजेश जी से। पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात देखें तो एक शानदार रैली के बाद से अब थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ शेयर ये दिखाई दे रहा है। अब ये कंसोलिडेशन और ये गिरावट कितना लंबा समय लेगी? राजेश जी, कैसे क्या मानना है आपका? पिछले 1 महीने के अंदर ही ये 82-83% ये शेयर चल चुका है। 6 महीने की बात करें तो 250% से ज़्यादा का रिटर्न आ चुका है। तो बहुत लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने ऊपर लिए हुए हैं। इन्होंने 127 पे लिए हैं, ये भी मुनाफे में ही है। कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए सर? तो विपुल जी, बिल्कुल ये सिमिलर चार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया था साउथ इंडियन बैंक में। इसी तरीके का ब्रेकआउट बना, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे बना, और ये स्टॉक ने भी 2017 नवंबर 2017 के जो स्विंग हाई थे 145 के, अब यहाँ पे ब्रेकआउट बना है मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट के हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पे बुलिश व्यू ही रहेगा हमारा। और अगर इनका वैसे भी बाय काफी नीचे के प्राइस पे, तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए अभी यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 145 146 के ऊपर बना हुआ है। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे अभी डरना चाहिए। 145 146 के लेवल को अगर ये होल्ड आउट करता है अगले कुछ हफ्ते, तो वापस इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। इस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है कि 146 के स्टॉप लॉस से बने रहे। और ऊपर में वापस जैसे ही ये स्टॉक में 165 के लेवल क्रॉस होंगे तो हो सकता है इसके नेक्स्ट टारगेट जो 185 190 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्टॉक ने एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन रहा मंथली बेसिस पे 145 146 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक अच्छे अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे आगे आने वाले महीनों में। जी, तो ये राय फिलहाल निकल कर के आती हुई, और इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं एक और बैंक के ऊपर, वो है यस बैंक।
इस पर हालांकि आज खबर भी है तो बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे। हम चाह रहे थे उसी में डिस्कस करें, लेकिन चूंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है। पुलकित आर्या जी कह रहे हैं कि इन्होंने 15 रुपये के भाव पर 8,000 शेयर खरीदे हुए हैं, अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी खबरें हैं और आज ये भी खबर आई है कि एसबीआई शायद अपना हिस्सा जो है कंपनी के से बेच सकती है, और उसके बाद से एकदम से एक रिएक्शन नेगेटिव देखने को मिला है। ब्लॉक डील हुई है आज कंपनी के अंदर करीब 2 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के, और उसके बाद से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, ऊपरी स्तरों से फिसला है शेयर। सर शानदार मूव देखने को मिला है और दोबारा फिर अब हम देख रहे हैं कि हरे निशान में आ चुका है। 1% से ज़्यादा की मजबूती अब देखने को मिल रही है, 30 पर आ चुका है शेयर सर। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को भी मंजूरी मिल गई है कंपनी के अंदर 9.5% हिस्सा खरीदने की। तो इस खबर के बाद से और ज़्यादा मोमेंटम में आता हुआ शेयर दिखाई दिया। एक महीने में 24-25% चल चुका है। आपकी सलाह क्या रहेगी इस बैंक को लेकर के अभी, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत लोअर लेवल पे एंट्री यहाँ पर ली हुई है और लोग जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। देखिए, काफी पेशेंस टेस्ट किया यस बैंक ने भी इन्वेस्टर्स का। काफी इन्वेस्टर तो काफी बड़े लॉसेस में भी है, काफी बड़े करेक्शन स्टॉक में देखने को मिले। अब ये 3 साल के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है पिछले 3-4 सेशन में। ऑलमोस्ट पिछले 3-4 साल में देखें तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। नीचे में देखें तो 10 से 12 रुपए के आसपास इसके सपोर्ट थे, हायर साइड पे 20-22 रुपए के आसपास ये हर बार अटकता था और वहां से करेक्ट होता था। अभी 3 साल का ब्रेकआउट हुआ है। हमारी सलाह ये रहेगी जिनके पास भी लोअर साइड पे बाय किए हुए, उनके लिए अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक स्ट्रेटजी होगी, जो कि आपको अब ट्रेल कर लेना है स्टॉप लॉस को, जो कि आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेगा। वो आप ले आए 28 रुपए के ऊपर, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट हुआ है और 28 रुपीज के ऊपर रहा तो हो सकता है एक फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे और बनते हुए दिखे और स्टॉक में हमें 34-36 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो वहां एक बार वापस आप रिव्यू करें वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं, और वो आप एक बार फिर सजेशन ले। पर हमें लगता है कि अगर ये 28 रुपए के ऊपर बना रहा तो यहाँ पे इसके 34 से 36 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 34 से 36 के टारगेट यहाँ पर निकलते हुए आ सकते हैं, ये फिलहाल राय निकल कर के आ रही हुई है। और जी तपो जी से बातचीत कर लेते हैं। तपो जॉय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपो जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड मैं आफ्टरनून सर। बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। कहाँ से सर? अलवर से? बैंगलोर। बैंगलोर से, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, क्या फिर आईटी क्षेत्र में काम करते हैं आप? कहाँ काम करते हैं? यस यस यस, यू आर राइट। चलिए, बैंगलोर का नाम आते ही पहला जो शब्द दिमाग में आता है वो आईटी ही आता है। क्या प्रश्न है सर आपका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। क्या प्रश्न है सर? अभी चूंकि आप नए निवेशक हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? एकदम। सो आईसीआईसीआई बैंक अभी 1000 के अंदर है, तो लेना सही है एज ए बिगिनर? और ठीक। इंडियन ओवरसीज बैंक ऑल्सो मतलब गोइंग डाउन। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक में आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, पर जो इस समय बाजार की थीम चल रही है वो तो मतलब पीएसयू बैंक्स की चल रही है। लेकिन ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अपने क्षेत्र का दिग्गज बैंक है। आज दबाव में है क्योंकि सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो टूटे हुए हैं। 2-2.25% के आसपास की गिरावट इस समय 1000 के आसपास शेयर चल रहा है। सर बैंक में खरीदना चाह रहे हैं, ये बैंकिंग शेयरों में खरीदारी करना चाह रहे हैं, नए निवेशक हैं, अभी ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो क्या इनको निजी क्षेत्र बैंकों की तरफ रुख करना चाहिए या आपको लग रहा है कि बैंकों में चुनना हो तो पीएसयू बैंक अच्छे रहेंगे? क्या सजेशन रहेगा ताकि इनका अनुभव जो है पहला शुरुआती अनुभव खराब ना रहे? तो देखिए, आप निवेशक हैं और आपको एक अच्छा क्वालिटी का बैंक आईसीआईसीआई बैंक, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का बैंक, लार्ज कैप बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा लीडर बैंक है, तो आपको एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो बिल्कुल निवेश यहाँ पे करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी होगी कि अगर थोड़ा और भी करेक्शन बनता है, क्योंकि अभी एक मार्केट की थीम है, मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर होंगे, तो अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा दबाव बनते हुए दिखे तो आप वहां पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में और सालों में आईसीआईसीआई बैंक में काफी अच्छे रिटर्न यहाँ से भी, इस प्राइस से भी अगर आप बाय करते हैं तो बनते हुए दिखेंगे। अगर आपकी रणनीति ये हो कि अगर आपको और करेक्शन में नीचे के भाव पे मिलता है तो आपको वहां पे और यहाँ पे स्टॉक को ऐड करना है। आईओबी तो हमारा सजेशन है कि डिप्स में बाय करें, ऐड करें। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे, अगर आप इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहें तो 950 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करें।
हायर साइड पे जैसे स्टॉक में 1025 के लेवल क्रॉस होंगे तो वापस से इसमें मोमेंटम तेजी का पकड़ते हुए दिखेगा जी। और हो सकता है कि स्टॉक फिर 1080 1100 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। आईओबी में जरूर एक काफी लंबे समय के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट जरूर आते हुए दिखा। आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अभी मार्केट का जो जैसा हमने बताया कि अलग अलग समय पे अलग अलग थीम प्ले आउट होती है। अभी छोटे मझोले बैंकों की तरफ मार्केट का अभी बाइंग का रुझान है, उसमें एक आईओबी भी है। काफी बड़े अरसे के बाद ये स्टॉक ने ये लेवल को क्रॉस किया है, जो कि अब 70 रुपए के जो एक मल्टीपल सप्लाई जोन थे उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे बाय करें। 72 रुपीज यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और अपसाइड में अगर आपको 84 85 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता है तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करें। तो ट्रेडिंग के हिसाब से आईओबी आप ले सकते हैं, लेकिन निवेश के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक हमारी प्रेफर्ड चॉइस हो। जी, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई बैंकिंग शेयरों को लेकर के। जरा अरविंद जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट। अरविंद जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से तो हम भी बात कर रहे हैं सर। हम नोएडा में हैं, आप कहाँ पर हैं? प्रयागराज से सर। प्रयागराज से, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर प्रयागराज में? सर अभी वैसे बिजनेस है अपना। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बताइए। कपड़े का बिजनेस है सर, कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस, बड़ा सोचने में समय लगा आपको कि कपड़े का कारोबार आप कर रहे हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बताइए प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं यस बैंक में हमने खरीदा हुआ है 31 रुपए के भाव पे। अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? इसको जैसे मतलब 1-2 महीने के लिए होल्ड कर रखे हैं सर, तो क्या मतलब बढ़ेगा? 10 रुपये बढ़ने की उम्मीद में आप यहाँ पे लगाए हुए हैं 1-2 महीने के अंदर। ये थोड़ी सी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी 1 महीने में 25% चल चुका है। अब आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अगले 1 महीने में फिर और 10 रुपये चल जाए, तो खैर ये थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है। अभी इस बैंक पे हमने थोड़ी देर पहले बात की है, राजेश जी ने टिप्पणी की है। सर अगर आप 1-2 लाइन में संक्षेप में अगर इनको भी उत्तर दे सकें तो बेहतर रहेगा सर। तो देखिए 3 साल के पेशेंस के बाद स्टॉक अब ये 10 रुपए बढ़ा है। 24 रुपए के ऊपर आता नहीं था स्टॉक। ये जो मूव आया है 6 रुपए का, वो 3 साल के बाद आया है। तो जो भी निवेशक थे काफी यहाँ पे लोअर साइड पे लिए हुए थे, उनका सप्लाई प्रेशर जरूर यहाँ पे आते हुए दिखे, क्योंकि वो मुनाफे में जरूर आ चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें लगता है कंसोलिडेशन होगा। अभी हमने टिप्पणी करी ऑलरेडी 28 रुपीज स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर बना रहा अगले कुछ हफ्ते तो हो सकता है इसमें 34 रुपए से 36 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेगी। तो वहां एक बार आप जरूर थोड़ा मुनाफा बांध लें। तो वहाँ आप थोड़ा सा मुनाफा बांध लें, सही रहेगा आपके लिए। कोल इंडिया पे एक आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद बजिंग स्टॉक्स का रुख करेंगे। और कोल इंडिया के 300 शेयर लिए हुए हैं और इन्होंने 232 पे लिए हुए हैं। तुषार रस्तोगी जी हैं और कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करें। सर पीएसयू कंपनियों में तो मतलब इतने पैसे बनेंगे लोगों को उम्मीद नहीं थी। पहले लोग सरकारी कंपनियों में पैसे लगाते नहीं थे, और अब कोई सरकारी कंपनी ऐसी है नहीं जहाँ पर लोग पैसे लगा नहीं रहे हैं। आज भी ये 3.25% ऊपर है कोल इंडिया, 467 का स्तर अब देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी? इन्होंने 232 पे ले रखे हैं, अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं, डबल हो चुके हैं पैसे, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? तो एक नए ट्रेजेक्ट्री में ही सारे पीएसयू स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लौटते हुए दिखा है पीएसयू बास्केट की तरफ, हमें लगता है कोल इंडिया भी उसमें से एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। बने रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने लोअर साइड पे बाय किया हुआ है तो काफी अच्छे मुनाफे में तो ऑलरेडी है। हमें लगता है कि यहाँ से भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं, जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, डेरिवेटिव डेटा है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर तेजी रहेगी 490 500 की तरफ। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में भी। तो अब यहाँ पे ट्रेल करते जाएं स्टॉप लॉस को। अब स्टॉप लॉस आप ले आए करीब आपका 440 445 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर रहे तो आप अपने तेजी की पोजीशन को होल्ड रखें और समय समय पे इसको रिव्यू करते रहे। और हमें लगता है कि यहाँ पे 500 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक बनता है तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि काफी लोअर साइड पे आपने बाय किया हुआ है। थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं रहेगा, क्योंकि काफी बड़ी रैली ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है।